हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दिया था। तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण वह है जिस भी अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जिस अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो समीकरण के बीच में हम प्लस का निशान लगाते हैं, और जो अभिक्रिया हम लोग करवाए हैं और जिससे हमें नया पदार्थ मिला है उसे हम तीर बना करके बताते हैं। और अगर हमें दो पदार्थ प्राप्त होंगे तो फिर से हम एक प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। तो हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। मतलब कि रासायनिक समीकरण को तो हम ऐसे वर्ड से लिखे, तो क्या हम इसे और भी इजी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी तत्व हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है कि मैग्नीशियम का सूत्र है Mg और ऑक्सीजन का O2। तो हम इसे सरल तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 मिल करके MgO। ये तो सरल तरीका हो गया, लेकिन अभी भी ये संतुलित समीकरण नहीं है। और जब इस तरह का समीकरण रहता है, इसके मतलब यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। मतलब कि इस समीकरण में कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं किया गया है। अब हम बात करेंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्व है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही तो उसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक। मतलब अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये दोनों तो संतुलित नहीं है, इसका द्रव्यमान कुछ है, यहाँ कुछ द्रव्यमान ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संतुलित नहीं है। जैसे कि हम एक समीकरण लिखते हैं, जिंक मतलब के Zn, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जिंक ZnSO4 प्राप्त होता है प्लस H2। अब हम देखेंगे कि क्या ये समीकरण जो हम लोग लिखे ये संतुलित है। इसे जानने के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे जहां हम सबसे पहले तत्व लिखेंगे, फिर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या या फिर LHS। जो इस साइड होता है उससे LH कहते हैं, और जो इस साइड जो अभिक्रिया करवाने के बाद हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे
RHS भी कहते हैं। ठीक है, अब है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या या फिर RHS। अब हम इस तरह से इसमें लाइन खींच लेते हैं। तत्व क्या क्या है हमारे पास? Zn जिंक, H हाइड्रोजन, S सल्फर, O ऑक्सीजन। तो इसमें जिंक की संख्या कितनी है? यहाँ भी एक है और यहाँ भी, मतलब कि अभिकारक में भी एक है और उत्पाद में भी एक एक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। सल्फर की संख्या यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इसका मतलब ये प्रूव है कि ये समीकरण जो मैंने लिखा था, जिंक Zn प्लस H2SO4, इसे हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 हमें प्राप्त होता है। ये हमारा संतुलित समीकरण है। लेकिन अब जानना ये है कि हम संतुलित समीकरण बनाएंगे कैसे। इसके 6 चरण हैं। पहला चरण है कि हम पहले एक समीकरण लिखते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। इसे जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे एक डब्बे में बंद कर लेंगे इस तरह से। अभी मैं बताऊंगी कि मैंने इसे डब्बे में क्यों बंद किया है। इस तरह से हम इसे डब्बे में बंद कर लेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहां पे लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, फिर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या या LHS। अब यहां पे है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या या फिर RHS। मैं यहाँ बार बार इसे नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगर जितने बार मैं लिखूंगी तो आपका टाइम उतना ही वेस्ट होगा। समीकरण बनाने की विधि को जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हम लिखेंगे तत्व। हमारे पास तत्व क्या है? फेरस है, H2O है, जब हम इसे अभिक्रिया करवाते हैं तो Fe3O4 प्राप्त होता है और H2 मतलब कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है। ठीक है, इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम Fe यहाँ पे लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, फिर O। अभिकारकों में फेरस की संख्या कितनी है? 1, लेकिन उत्पादों में उसकी संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 है और हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है और ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में 4 है। तो ये तो संतुलित नहीं हुआ क्योंकि पहले ही मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे Zn की संख्या अभिकारक में भी 1 थी, उत्पाद में भी 1 थी। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 थी तो उत्पाद में भी 2 थी। सल्फर की संख्या अभिकारक में 1 तो उत्पाद में भी 1 और ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 4 तो उत्पाद में 4। लेकिन यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो अब हम इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आप तत्व, मैं यहाँ पे डायरेक्ट LHS और RHS लिख रही हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं, उसके बाद दूसरा में संतुलित। ठीक है, LHS मतलब अभिकारक
और RHS के मतलब हो गया उत्पाद। तो ऑक्सीजन में प्रारंभ मतलब अभिकारक में कितने हैं, तो अभिकारक में कितने हैं, एक, जैसे कि H2O में। और RHS मतलब उत्पाद में कितने हैं, 4, Fe3O4 में। इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, संतुलित करने के लिए एक से गुना कर देंगे 4 को, तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, और इसमें तो ऑलरेडी 4 था। अब हमें अभिकारक में भी ऑक्सीजन 4 मिल गए हैं और उत्पाद में भी 4। तो सबसे पहले जो हमने पहले ही यहाँ पे जो मैंने डब्बा बनाया था उसमें हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे, Fe प्लस H2O, फिर डब्बा बनाएंगे, ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुए यहाँ पे 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखते हैं, और उत्पाद में तो हमें पहले से प्राप्त है, इसलिए हम उत्पाद में नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हम हाइड्रोजन, हम अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 है 4H2O में। और उत्पाद में कितनी संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 H2 में। अब क्या करेंगे, हमारा जो संतुलित करने के बाद जो था अभिकारक में जो 8 था उसे 8 वैसे ही रहने देंगे, बस उत्पाद में क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे 4 से। अब फिर देखते हैं कि हमें कितना फिर से प्राप्त हो, फिर हम उसी तरह से डब्बा बनाएंगे, प्लस 4H2O Fe3O4। अब हमें यहाँ कितने मिले थे, 4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, फिर H2। अब हमारा क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हम लोग संतुलित कर लिए, लेकिन अब लास्ट हमारा क्या बच गया, फेरस। अब हम क्या करेंगे, फेरस को इसी तरह से फिर से संतुलित करेंगे, लोहे या आयरन, जो भी आप लिखना चाहें, आयरन के परमाणु, अभिकारक और उत्पाद में। प्रारंभ में हमारे पास फेरस कितना है, अभिकारक में 1 Fe में, और उत्पाद में हमारे पास कितना है, 3 Fe3O4 में। अब हम क्या करेंगे, जब हम संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के बाद 1 into 3 इसलिए क्योंकि यहाँ भी हमारा 3 था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या फेरस भी हमारा संतुलित हो गया, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से आप किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के बाद आप इस तरह से फिर से बना सकते हैं। तत्व के नाम फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तत्व के नाम हमारे क्या क्या है, Fe H और फिर O। फेरस हमारा अभिकारक में कितना है, 3, और उत्पाद में भी कितना है, 3। हाइड्रोजन हमारा अभिकारक में है 8 और उत्पाद में भी है 8। ऑक्सीजन हमारा अभिकारक में है 4 और उत्पाद में भी है 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने
समीकरण लिखा, अब ये समीकरण संतुलित हो गया। पहला ये कंकाल था, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं था, ये असंतुलित था, ये गलत था। अब हमारा समीकरण सही हो गया है। अब हम जानेंगे भौतिक अवस्था में संकेत। भौतिक अवस्था में जैसे कि जब आपको कहा जाए कि भौतिक अवस्था में भी बताइए, तभी से कहिए। अगर आपको भौतिक अवस्था में बताने के लिए या क्वेश्चन में नहीं है कि भौतिक अवस्था बताए, तो आप इसे यहीं भी लिख सकते हैं। जैसे भौतिक अवस्था में 4 अवस्था बताया जाता है। सबसे पहला होता है भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। सबसे पहला होता है गैस, फिर होता है द्रव, फिर होता है जलीय, और आखिरी होता है ठोस। या इसे इस तरह से भी दिखाते हैं, गैस को हम G लिख सकते हैं, द्रव को हम L लिख सकते हैं, जलीय को हम AQ लिख सकते हैं, और ठोस को हम S लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी जल को बोला जाएगा कि हमें बताने के लिए कि भौतिक अवस्था में, तो हम AQ बताते हैं। ठीक है, जल को हम AQ के रूप में लिखते हैं। अब हम एक जो हमने अभी समीकरण लिखा था, इसी समीकरण को अब हम भौतिक अवस्था में भी संकेत के साथ लिखेंगे। 3Fe, अब लिखेंगे S इसलिए क्योंकि हमारा फेरस यहाँ पे सॉलिड है, मतलब कि ये ठोस है, प्लस 4H2O G, Fe3O4S प्लस 4H2 गैस। मतलब कि Fe3O4 जो हमें प्राप्त हुआ, ये भी सॉलिड है, और H2 तो हमारा हाइड्रोजन, ये गैस है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बुक में बोला गया कि जब भी अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, तब क्या होते हैं, हम एक्वस में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम G क्यों लिखे? G इसलिए लिखे क्योंकि इसे भाप के रूप में लिया गया है। ठीक है, अब और एक परिस्थिति आती है, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। ये सारी चीजें जो यहाँ से भौतिक अवस्थाओं के संकेत में लिखने से शुरुआत हुई है, जब क्वेश्चन में रहे तभी आप लिखिए। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। COG प्लस 2H2G 340 ATM। जो भी द्रव अवस्था, जो भी ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि की जो अवस्था बताई जाती है, वो हमेशा ये जो तीर होती है, तीर के ऊपर या नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब एक और 6CO2 एक्वस प्लस 12H2O लिक्विड। ये सूर्य से प्रकाश लेता है और फिर क्लोरोफिल। इसे आप 4-5 के क्लास में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे 4-5 क्लास में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। यहाँ पे मेरा जगह नहीं बन रहा है, इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस 6H2O लिक्विड। बस आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं है, जो भी है उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।